तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं यूरिन का फॉर्मेशन लेके कि यूरिन किस तरीके से बनती है। और आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वीडियो जो है ना बहुत दिनों से नहीं पड़ रही थी, बिकॉज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और साथ ही साथ विंडो भी जो है ना वो उड़ गई थी। और पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी वीडियो उड़ गई थी भाई। तो ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइज चलो अपना एनसीईआरटी पर ध्यान देते और कोशिश करते हैं ख़त्म करने की इसको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यूरिन जो है ना, तुम्हारी जो पेशाब है वो किस तरीके से बनती है। तो वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस। यूरिन जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व कर रही है, उसके अंदर हिस्सा ले रही है तीन प्रोसेस, ठीक है। नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब पहली जो चीज़ हिस्सा ले रही है उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है सिक्रीशन, ठीक है। एक एक हिस्सा होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि दोबारा से उस चीज़ को रीएब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर अवशोषित कर लेना दोबारा से, ठीक है। और जो तीसरा हिस्सा है वो है सिक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना। ओके, डेट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो काम हो रहा है ये अलग अलग नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में काम हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो पहला काम है वो क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, मतलब ब्लड को फिल्टर करेंगे, पहला काम ये होगा। विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये किसके द्वारा होगा काम? ग्लोमेरुलस के द्वारा। एंड इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो पहला स्टेप है और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा। और इसी फिल्ट्रेशन को हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी। ये क्या बोल रहा है? 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड जो है ना वो फिल्टर हो जाता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, पर मिनट, हर एक मिनट में। सोच लो कितना ज़्यादा तुम्हारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रही है एक मिनट के अंदर, ठीक है। विच कंसिस्ट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ये क्या बोल रहा है? एक मिनट के अंदर जो तुम्हारी दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर रही हैं? ब्लड को पंप कर रही हैं। वो जो ब्लड को पंप कर रही है उसका 1/5 हिस्सा, समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा जो ब्लड आता है वो किडनी की तरफ ही सबसे ज़्यादा ब्लड आता है बह के, ठीक है। 1/5 हिस्सा जो है ना वो किडनी की तरफ आ जाता है फिल्ट्रेशन होने के लिए, यानी कि फिल्टर होने के लिए। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन। ये क्या बोल रहा है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो हैं वो क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि फिल्ट्रेशन हो जाए ब्लड का थ्रू तीन लेयर्स, मतलब तीन लेयर्स के द्वारा फिल्ट्रेशन होगा। वी नो डैट द एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर। पहला क्या बोल रहा है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, अंदर पाई जाने वाली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, ठीक है। ब्लड वेसल्स, द एपिथीलियम ऑफ बुमन कैप्सूल्स। ये तो ग्लोमेरुलर के अंदर हो गई, ठीक है। और दूसरा है एपिथीलियम ऑफ बुमन कैप्सूल। बुमन कैप्सूल जो है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रही है तुम्हारे को तीन लेयर्स, जिसका पहला नाम है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर पे जो लेयर होती है उसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं, मतलब अंदर पाई जाने वाली लेयर को हम बोलेंगे एंडोथीलियम। और बुमन कैप्सूल की बाहर की तरफ होगी उसे हम बोलते हैं एपिथेलियम। और उन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिटवीन दीज टू लेयर्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बुमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। क्या बोल रहा है? कि एपिथेलियम सेल जो हैं बुमन कैप्सूल में क्या होते हैं? पोडोसाइट्स कहलाते हैं। मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं? एपिथेलियम सेल्स को पोडोसाइट्स कह सकते हैं। और अरेंज इन इंट्रैक्ट मैनर, और एक दूसरे से किस मैनर में होते हैं? इंटैक्ट मैनर में होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले जुले हुए होते हैं। सो एज टू लीव सम मिनट स्पेस, और इसीलिए उनके बीच में कुछ जगह रहती है। कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लाइड्स, या हम बोल सकते हैं स्लाइड पोर्स। तो ये बोल रहा है कि पोडोसाइट्स क्या हैं? एक एपिथेलियल सेल हैं जो बुमन कैप्सूल पर पाए जाते हैं और ये एक इंट्रैक्ट मैनर में होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होती है? कुछ स्पेस होती है, कुछ जगह होती है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लाइड, या हम बोल सकते हैं स्लाइड पोर्स, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स,
ये क्या बोल रहा है कि ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है इन मेम्ब्रेन्स के द्वारा, डेट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल। क्या बोल रहा है, प्लाज्मा जो है ना ये क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो है एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़ के सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ल्यूमेन में पहुंच जाएंगी बोमन कैप्सूल के अंदर। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट बना रहे हो, कितना तुम छान रहे हो, ठीक है, ब्लड को, उसी को हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या हम बोल सकते हैं GFR। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml पर मिनट। ये क्या बोल रहा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 ml पर मिनट है। वी नो डैट 180 लीटर पर डे। अगर हम पर डे की बात करेंगे तो 180 लीटर पर डे हम क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेट बना लेते हैं, मतलब छान लेते हैं, समझ रहे हो। और अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे तो वो 125 ml पर मिनट हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो किडनी है वो मैकेनिज्म रेगुलेट करती है फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, ठीक है, मतलब इसको चलाया जाता है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है कैरी किसके द्वारा काम कर रही है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं JGA। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन। JG क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, और ये सेल का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ पे है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तुमने पहली वाली अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लो, वहाँ पे हमने इस पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात की है। एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना इसके कॉन्टैक्ट में होती है। अ फॉल इन GFR, क्या हो रहा है, फॉल का मतलब होता है गिरना। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिवेट JG सेल्स। क्या बोल रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अगर कम हो रहा है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है टू रिलीज रेनिन। क्या रिलीज करे, रेनिन को रिलीज करे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेनिन हमने 2 जगह पढ़ा, एक जगह स्टमक में और एक जगह यहाँ पे, तो रेनिन के स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर द GFR बैक टू नॉर्मल। क्या बोल रहा है, रेनिन हम रिलीज कर देंगे और रेनिन जैसे हम रिलीज करेंगे तो वो स्टिमुलेट कर देगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अ कंप्रेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर। ये क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितना है, 180 लीटर पर डे है, ठीक है। विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। और जो यूरिन जो तुम पेशाब करते हो वो कितना होता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर करीब निकालते हो। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, जो 99% फिल्ट्रेट है, हैज़ टू बी रीएब्जॉर्ब्ड। और वो जो 99% हमारे पास है ना फिल्ट्रेट, उसको हम क्या करा देते हैं, रीएब्जॉर्ब करा देते हैं बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। किसके द्वारा, रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा 99% फिल्ट्रेट को हम रीएब्जॉर्ब करा देते हैं। लाइक मैं तुम्हारे को एग्जांपल दूं, तुम्हारे पास एक छन्नी है, तो हमने उसमें शरबत को छाना, ठीक है। तो जब तुम शरबत को छान रहे हो तो सारा का सारा शरबत जो है वो छान रहा है, और 99 मतलब तुमने ये समझ लो कि 180 लीटर छान दिया पूरे दिन में, ठीक है, फिल्ट्रेट बन गया। अब क्या करोगे, अब तुमने देखा कि भाई यार हमारे को तो छान तो बहुत दिया लेकिन हमारे को चाहिए 1.5 लीटर ही, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जितना बाकी बच रहा है उसके अलावा उसको रीएब्जॉर्ब करा दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको हम वापस से रीएब्जॉर्ब करा देंगे कि हाँ भाई जाओ ब्लड में जाओ, तो वापस से तुम्हारा कोई काम नहीं है अब, ठीक है। तो 1.5 लीटर्स बस हम यूरिन को निकालते हैं और बाकी 99% फिल्ट्रेट को हम क्या करा देते हैं, रीएब्जॉर्ब करा देते हैं, दोबारा से एब्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से किसी भी चीज़ को अवशोषित करा देना, डेट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट। क्या बोल रहा है कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है वो डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। नेफ्रॉन परफॉर्म दिस एदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, मतलब एक्टिवली भी काम करेंगी और पैसिवली भी काम करेंगी।
फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, अमीनो एसिड एंड सोडियम इन द फिल्ट्रेट और रीएब्जॉर्ब एक्टिवली, ये सारे के सारे जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे। याद रख लेना कि जो तुम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने शरबत को छान लिया था, अब उसमें मान लो ग्लूकोज आ गई, ठीक है, ग्लूकोज आ गई, नींबू का मतलब कुछ केमिकल था वो आ गया, तो तुम उसको क्या करोगे, उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कराने के लिए तुम्हारे को कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगी, ठीक है। उसी उसी को हम बोल देते हैं कि अब वहाँ पे एक्टिव काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पे ग्लूकोज को दोबारा से भेज रहे हो, ठीक है, रीअब्जॉर्ब करा रहे हो। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक्टिवली काम करते हैं और यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने में। वेयर इज द नाइट्रोजिनियस वेस्ट आर एब्जॉर्ब, और नाइट्रोजिनियस वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। किससे के द्वारा? पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मतलब कोई भी इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली, रीअब्जॉर्प्शन मतलब पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिवली हो जाएगा इन द इनिशियल सेगमेंट, और ये बात याद रखना इनिशियल सेगमेंट में होगा ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के हिस्से में, ठीक है, नेफ्रॉन के पहले वाले हिस्से में पानी का जो है वो पैसिवली क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा या रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन the tubular cells secrete substance like H+, K+ and ammonia into the filtrate। क्या बोल रहा है कि जब भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुलर सेल्स जो है वो सीक्रेट कर देती है सब्सटेंस को, जैसे कि सब्सटेंस कौन से हो गए, H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर कर रही है, ठीक है, सीक्रेट करिए, डाल दे रही है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ट्यूबुलर सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को बनाने में, एज इट हेल्प, और यह मदद करता है इन द मेंटेन्स करने में या बैलेंस करने में ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ट्यूबुलर सेल सीक्रेट्स कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प कर रहे हैं कि आयनिक और एसिडिक को बैलेंस करके रखेंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर कमी हो जाए और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए एसिड और आयनिक की, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास ट्यूबुलर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इनको बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। फंक्शंस क्या हैं ट्यूब्यूल्स के, तो यहाँ पे देख लो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं PCT, P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कन्वोल्यूटेड, T फॉर ट्यूब्यूल्स। PCT इज लाइन बाय सिंपल कोबाइडल, ठीक है, ये बात याद रखना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो PCT जो है वो लाइन है, उसके अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है, सिंपल कोबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज करते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखो एक बार हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है विलाई के द्वारा, और विलाई का काम भी यही होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। इसी तरीके से सिंपल कोबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज और सोडियम पोटेशियम जो भेज दिए हैं वो ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। अगर वो चीज़ ज़्यादा बाहर जाने लगेगी यूरिन के अंदर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगेगी। तो इसलिए हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और रीअब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है और बढ़ भी जाता है, ठीक है। नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बोल रहा है, 70 से 80% जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर और रीअब्सॉर्ब। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी जो है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके द्वारा, PCT के द्वारा। बाय दिस सेगमेंट PCT आल्सो हेल्प टू मेंटेन pH एंड आयोनिक बैलेंस, ये भी भाई आयोनिक और pH को क्या करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा, ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिवली सेक्रेशन, और ये सेक्रेट कैसे करेगा, सिलेक्टिवली सेक्रेशन करेगा ऑफ हाइड्रोजन्स, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिलेक्टिवली सिक्रेशन मतलब सेलेक्ट करके सिक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा, किस किस को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन को, अमोनिया को और पोटेशियम को बाहर निकालेगा, एंड फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव, और एब्जॉर्ब किस चीज़ को कर लेगा, HCO3 नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हेनले लूप, हेनले लूप क्या होता है देख लो, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, हेनले लूप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही कम होता है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है। हाउ एवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलेटरी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा हेनले लूप है
वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने के लिए। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? हाई ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। द डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब हेनले लूप के दो पार्ट्स थे, एक था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप और दूसरा था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, ठीक है। हेनले इज अ परमेबल टू वाटर, क्या बोल रहा है? जो डिसेंडिंग लिम्ब है हमारे पास, ठीक है, मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि मैं अगर दिखाऊं ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो हो गया वो डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। ये जो हो गया वो डिसेंडिंग हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? हेनले इज परमेबल टू वाटर, ये किसके लिए परमेबल है? वाटर के लिए परमेबल है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं है, यानी कि इम्परमेबल है। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, और ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं उसको असेंडिंग। तो द असेंडिंग लिम्ब मतलब ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जो चीज़ जा रही है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग। इज इम्परमेबल, वो कैसा है? इम्परमेबल ऑफ वाटर, पानी के लिए इम्परमेबल है, और उसका उल्टा होगा, ठीक है। बट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वहाँ पे? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। एक्टिवली और पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। देयरफॉर एज ए कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, अब ये जो फिल्ट्रेट था वो पास होने लगा अपवर्ड की तरफ, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू, डाइल्यूटेड का मतलब होता है पतला हो जाना, ठीक है, ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे वो हमने क्या करा दिए हैं? रीअब्जॉर्ब करा दिए हैं या भेज दिए हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं। किस तरह कर दिया हमने? हमने कर दिए हैं वसा रेक्टा के अंदर, ठीक है। जैसे कि तुमने अगर स्ट्रक्चर देखा है ये वाला, अभी हम बताएंगे, ठीक है, नीचे स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने पास करा दिया है। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को पास करा दिया तो उसमें पानी पानी रह जाएगा, इसलिए वो जो तुम्हारी यूरिन है या जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, टू द मेडुलरी फ्लूइड्स। अब देख लो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिससे हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन द सेगमेंट। ये क्या बोल रहा है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जब भी कोई कंडीशन आएगी तब रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा इसके अंदर ऑफ सोडियम, सोडियम का एंड वाटर का, ठीक है। अगर कोई ख़ास कंडीशन नहीं आ रही है तो भाई DCT अपना रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। जैसे कि मान लो तुम 2-3 दिन राजस्थान में रह रहे हो बिना पानी पिए, तो वहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो कंडीशनल है और सोडियम और पानी को बचा के रखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोलेटरी को बैलेंस करना है। Take place in the segment, DCT is also capable of reabsorption of HCO3, और इसके अंदर ये भी कैपेसिटी है, ये भी एबिलिटी है कि ये भाई HCO3 को भी, HCO3 निगेटिव को भी रीएब्जॉर्ब करेगा एंड सेलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और सेलेक्ट कर करके हाइड्रोजन को, पोटेशियम को बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। ये इसके अंदर खासियत है। एंड NH3 अमोनिया टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। ये जो हमारे पास बाकी बच रहे हैं, अमोनिया हो गया और सोडियम पोटेशियम जो है ये बैलेंस करके रखेंगे pH को मेंटेन बनाने के लिए। और अब हम देख लेते हैं, हमारे पास एक खूबसूरत सा डायग्राम आ चुका है जो कि हमें थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे लिखा है PCT, ओके, यहाँ पे लिखा है DCT। PCT इज़ अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो रीजन है वो किडनी का कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये वाला, और ये वाला जो रीजन है वो मेडुला वाला रीजन है। तो यहाँ पे तुम्हारे को एफरेंट आर्ट्रियोल दिख रही है और इफरेंट आर्ट्रियोल दिख रही है, ओके। और यहाँ पे तुम्हें पहला वाला जो रीजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और तुम यहाँ पे देख लो कि रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ों का हो रहा है, वो इन सारी चीज़ों का क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और H+ और NH3 का सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, जैसे ही यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट होके नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, H2O परमेबल होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा? हमारे पास एक वसा रेक्टा आती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। उसमें जाके ये क्या पहुंच जाएगा और भाई वो वापस से डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लड तुम्हारा यहाँ पे ब्लड डाइल्यूटेड रहेगा। और जैसे ही तुम्हारा फिल्ट्रेट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो यहाँ पे 2 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं हमारे को, थिन सेगमेंट और दूसरा है थिक सेगमेंट। तो थिन सेगमेंट में जब जाएगा
तो यहाँ पे जो भी चीज़ वो सिक्रीट करेगा या रीअब्जॉर्ब करेगा तो वो पैसिवली हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो थिक वाले में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट NaCl का अगर मान लो करा रहे हैं हम, तो वहाँ पे तुम्हारे को एक्टिवली करना पड़ेगा और वहाँ पे एनर्जी का इन्वेस्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थिक है, मोटी दीवार से भाई तुम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इजीली तरीके से, तो वहाँ पे तुम्हारे को एनर्जी थोड़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगी। अगर हम बात करें डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, तो यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे NaCl, H2O, HCO3 नेगेटिव का हम क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, और वो भी कंडीशनल पे रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कि तुम राजस्थान में रह रहे हो, 3-4 दिन से पानी नहीं पिया, तब ये सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होने लगेंगी और पकड़ पकड़ के पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट आती है जो हर नेफ्रॉन से कनेक्ट हो जाती है, और इसमें तुम्हारा जो फिल्ट्रेट या हम बोल सकते हैं यूरिन जो आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे तुम्हारे को एक चीज़ और देखने को मिलती होगी कि ये यूरिया है और ये वाटर है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ देखते हैं हम, ये यूरिया जो है ना, ये इधर इसलिए जा रही है कि ये ऑस्मोलेटरी को बैलेंस करके रखे। नेफ्रॉन की अगर बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम थोड़ी सी यूरिया को ट्रांसपोर्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट से हेनले लूप की तरफ, कि वो उस चीज़ को बैलेंस करके रखे, ठीक है। आगे देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ये जो डक्ट है कहाँ से आ रही है, कॉर्टेक्स से आ रही है, ऑफ द किडनी, ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, अंदर की तरफ मेडुला में जा रही। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको हम रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब हमने पानी को क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब कर लिया, तो तुम्हारी जो यूरिन है वो कैसी हो जाएगी, कंसनट्रेटेड हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। दिस सेगमेंट आल्सो पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलेटरी। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो रीज़न है मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट में यूरिया को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, पासेज करेगी। कौन से रीजन में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। इट आल्सो हेल्प अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, और ये भी हेल्प करता है पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस करने में, बाय द सेलेक्टिवली सेक्रेशन, और सेलेक्टिवली सेक्रेशन करेगा किसका, H+ एंड पोटेशियम आयंस का, ठीक है। सेलेक्ट करेगा तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पे एक्टिवली काम हो रहा है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से इसके अंदर काम होता है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेशन बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, ठीक है। मेमल्स हैव द एबिलिटी, मेमल्स के अंदर एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी यूरिन कैसी बनाए, कंसंट्रेटेड बनाए, गाढ़ी बनाए। द हेनले लूप एंड वसा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हेनले लूप, ओके, और हमारे पास है वसा रेक्टा, ठीक है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। यहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा काम मतलब निभाते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो जो फिल्ट्रेट है वो फ्लो करेगा, बहेगा दो ऑपोजिट डायरेक्शन वे में, ठीक है, एक नीचे की तरफ तो एक ऊपर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हें दिखता होगा कि अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो आ रहा है एक नीचे की तरफ आ रहा है हेनले लूप में, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वही बोल रहा है कि ये जो है वो दो डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। टू लिम्ब ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है ना फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स, दो लिम्स के अंदर इस अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंड थस फॉर्म अ काउंटर करंट, और इसी को हम बोल रहे हैं काउंटर करंट। मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाना ही काउंटर कहलाता है। जैसे कि पुलिस वाला चोर को मार देता है या बंदूक से मारता है तो उसे हम बोलते हैं कि काउंटर कर दिया उसने, तो उसका मतलब यही है कि वो जो चोर था वो पुलिस के अपोजिट जा रहा था, तभी तो उसने बंदूक चला दी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई है, काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट जाना, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वसा रेक्टा भी जो है ना वो दो होते हैं, आल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न, और वो भी कैसे होंगे, कैसे पैटर्न में होंगे, काउंटर करंट पैटर्न में होंगे, ठीक है। द अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द हेनले लूप एंड वसा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास दो चीज़ें हैं हेनले लूप के और वसा रेक्टा के बीच में, क्या है, काउंटर करंट चल रहा है। देखो एक तो हमारे पास हेनले लूप में नेफ्रॉन, देखता हूँ कहाँ गया नेफ्रॉन, ओके ये नेफ्रॉन आ गया है। नेफ्रॉन में देखो तुम ध्यान से कि तुम्हारे पास एक डिसेंडिंग लिम्ब है, ओके, और एक है असेंडिंग लिम्ब,
ठीक है। एक तो इन दोनों के बीच में अपोजिट हो रहा है कि एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वसा रेक्टा की बात करूंगा तो वसा रेक्टा भी एक दूसरे से अपोजिट है। मान लो वसा रेक्टा में ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है, और इस साइड की जो वसा रेक्टा है वो नीचे की तरफ ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है कि ये जो हमारे पास हेनले लूप है जो हमारे पास हेनले लूप है ना, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरीके से वसा रेक्टा भी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ तुम एक चीज़ और नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास वसा रेक्टा है, ये वाला वसा रेक्टा है और ये वाला हेनले लूप है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहे हैं। मतलब तीन चीज़ें हो रही। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो तीन तरीके से हो रहा है। देख लो, एक इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, अपोजिट एक हो गया, और एक इन दोनों के बीच में हो रहा है, दो हो गए, और तीसरा इन दोनों के बीच में हो रहा है। क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीन काउंटर करंट मैकेनिज्म चलते हैं, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है ये क्या करते हैं, इस ऑस्मोलेटरी को बैलेंस करके रखते हैं। ओके, मेरा हाईलाइटर आ गया है। ओके, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑस्मोलेटरी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तीनों के तीनों जो है वो ऑस्मोलेटरी को मेंटेन करके रखते हैं। वी नो डैट फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ इतना लंबा नाम, 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। अगर ये जो है ना वो गड़बड़ कर देते हैं, क्या वो मतलब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो मिली को हटा देंगे, ऑस्मो लिख देंगे, या लीटर जो अपॉन लीटर है इसको हटा देंगे तो गलत हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। इन दी कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला के अंदर, ठीक है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। क्या बोल रहा है, ये कॉज क्या करता है, NaCl और यूरिया को। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब। NaCl जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है असेंडिंग लिम्ब के द्वारा ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग वसा रेक्टा। और किसके साथ एक्सचेंज कर जाएगा, वसा रेक्टा के साथ एक्सचेंज कर जाएगा। तुम्हारे को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि असेंडिंग लिम्ब है। कैसा लिम्ब है भाई, असेंडिंग लिम्ब है, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ओके, ये रेड ले लेते हैं। फिर इसने क्या बोला, इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कहाँ गया हमारे पास, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा। वसा रेक्टा कैसा है, डिसेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सचेंज करेंगे, समझ लो बात ध्यान से, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। किस चीज़ का एक्सचेंज करेंगे, NaCl एंड यूरिया का। सॉरी, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड, NaCl का, बात समझ रहे हो, NaCl का क्या करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे भाई। कहेंगे यहाँ पे NaCl ज़्यादा, ये तुम ले लो। समझ में आ रहा है तुम्हारे को? आगे देखें, NaCl is returned into the interstitium by the ascending portion, ठीक है, ऑफ वसा रेक्टा। असेंडिंग पोर्शन से वसा रेक्टा में पहुंच जाएगी। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में जो हमारा थिन वाला सेगमेंट था ना, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और बाकी जो था वो तुम्हारा कहाँ पहुँच जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुँच जाएगा। द अबव डिस्क्राइब्ड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड द वसा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके का वो अरेंजमेंट है, एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, उसी उल्टे चलने को ही हमने एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है उसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने उसको नाम दिया, ठीक है। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है वो मेंटेन करता है किस चीज़ को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, ठीक है, कि गाढ़ापन मेंटेन बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पतला यूरिन निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा निकल रहा है, उस चीज़ को मेंटेन बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तुम, यह है 300 ऑस्मोमोल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 300 ऑस्मोमोल कहाँ पे होता है, तो वो होता है कॉर्टेक्स रीजन में और वसा रेक्टा वाले रीजन में, यानी कि मेडुलरी रीजन में होता है 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, ठीक है। मिली ऑस्मो, देखो यहाँ पे लिखा है मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, ठीक है।
तो याद रखना इनर मेडुला रीजन ये है और ये आउटर मेडुला है और ये है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। बाकी ये डायग्राम देख लेना अच्छे से। इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशनल ग्रेडियंट्स हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थ्रू कंसंट्रेटिंग फिल्ट्रेट यूरिन। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रेडियंट होते हैं जो इजी से आसानी से पास करा देते हैं, किसको पास करा देते हैं, वाटर को, फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा, देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन, और भाई वो कंसनट्रेटिंग यूरिन बन जाता है। वो फिल्ट्रेट जो है वो एक्चुअल में क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। अब फिल्ट्रेट किस में बदल गया है, यूरिन में बदल गया। वो कब बदला है, जब कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमंस की जो किडनी है वो बना सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं यूरिन को नियरली, मतलब लगभग 4 times, 4 टाइम कंसनट्रेटेड गाड़ी बनाएंगी देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। मतलब इनिशियल मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो तुम्हारा फिल्ट्रेशन बना था यानी कि फिल्ट्रेट हुआ था, तो वो जो फिल्ट्रेट था उसके 4 गुना भाई कंसनट्रेटेड होता है। मतलब वो फिल्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, उसको 4 गुना कर लो तब जाके तुम्हारा यूरिन बनता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब किस तरीके से हमारी जो किडनी है वो रेगुलेट होती है और किस तरीके से वो काम करती है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी किडनी है वो फंक्शन कर रही है, मॉनिटर कर रही है, चल रही है, रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक के द्वारा, ठीक है। मतलब हार्मोन्स निकल रहे हैं उसी के द्वारा वो चीज़ चल रही है। इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, इसके अंदर जो इन्वॉल्व कर रहा है वो है हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड द सर्टेन एक्सटेंड द हार्ट, और इसमें थोड़ा हार्ट भी आ रहा है, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर इज द बॉडी आर एक्टिवेटेड। ये क्या बोल रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आर एक्टिवेटेड, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंजेस होगा उसी तरीके से तुम्हारे ऑस्मो रिसेप्टर के अंदर भी चेंजेस हो जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, और क्या बोल रहा है, बॉडी फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है और आयनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा, ठीक है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का निकल रहा है या लॉस हो रहा है फ्रॉम द बॉडी से, कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट दी हाइपोथैलेमस। जैसे कि मान लो तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून निकल गया या बहुत ज़्यादा चोट लग गई तुम्हारे को और तुम्हारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पे ये जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस जैसे ही स्टिमुलेट होगा टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जैसे ही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा, जग जाएगा, उसी टाइम क्या होगा, एक हार्मोन को वो रिलीज कर देगा जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ADH और वसाप्रेसिन, या हम बोल सकते हैं वसाप्रेसिन, ठीक है। फ्रॉम दी न्यूरोहाइपोफाइसिस, किसके द्वारा हो रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। क्या बोल रहा है कि ADH जो है वो फैसिलिटेट होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराने में, ठीक है, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जो बचे हुए पार्ट है उसमें से, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, और ये जो है ना रोकता है डायूरेसिस को, मतलब ज़्यादा पेशाब नहीं आए इसको भी रोकेगा, डायूरेसिस बना देता है। मतलब हाइपोथैलेमस अगर वर्क कर रहा है और ADH जो है ना वो ऑन हो गया है तो डायूरेसिस हो जाएगा तुम्हारे को, ठीक है, यूरिया का कम बनना, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, और ऑस्मो रिसेप्टर को ऑफ कर देगा, एंड सप्रेस द ADH रिलीज, और ADH क्या हो जाएगा, कम निकलेगा। कम निकल रहा है, जब इंक्रीज हो जाएगा बॉडी फ्लूइड, ठीक है, यानी कि बॉडी फ्लूइड मेंटेन हो जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, तब ये जो है ना ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो बंद हो जाएंगे, ADH रिलीज जो है ना वो भाई दब जाएगा, कम हो जाएगा, टू कंप्लीट द फीडबैक, और ये भाई पूरा का पूरा फीडबैक मिला जाएगा। ADH कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी, ADH जो है वो अफेक्ट करता है किडनी पे, किडनी के काम पे, बाय द कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, जो क्या करेगा, तुम्हारी ब्लड वेसल्स होती है, तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स नालियाँ हैं उनको क्या कर देगा, अफेक्ट मतलब उनको मतलब पतला कर देगा, समझ लो, ठीक है, दबा देगा। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिससे कि
क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिस तरीके से तुमने पाइप का मुंह दबाया होगा पानी भरते टाइम, तो उस टाइम क्या होता है, पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं और जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है। तो वही चीज़ हमें बता रहा है कि इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ये क्या बोल रहा है, जैसे ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, एंड देयर आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, आगे देखो, द जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये क्या बोल रहा है, जो हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो एक अच्छा रोल प्ले करता है। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR। ये क्या बोल रहा है, अ फॉल ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है अगर गिर रहा है, या हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर गिर रहा है, या GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर रहा है, कैन एक्टिवेट JG सेल्स। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट कर देगा टू रिलीज करे किसको, रेनिन को। ठीक है, रेनिन की वो देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, विच कन्वर्ट्स क्या लिखा है, एंजियोटेंसिनोजन। अभी क्या बोल रहा है कि रेनिन जो है वो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लो, एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदल देगा, एंजियोटेंसिन 2 में बदल देगा। मतलब एंजियोटेंसिनोजन जो है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदल देगा, एंजियोटेंसिन 2 में बदल देगा। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल, ये एक बहुत शक्तिशाली वसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब तुम्हारी जो वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको बहुत ज़ोर से दबाएगा। ठीक है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड देयर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट, और साथ ही साथ ये एक्टिवेट कर देगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। मतलब देख रहे हो, एंजियोटेंसिनो 1 जो था वो बहुत ही भी आराम से सो रहा था, चिल मार रहा था, लेकिन एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही आएगा तो एंजियोटेंसिन जो है वो 2 में बदल जाएगा, और जैसे ही वो 2 में बदल गया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, और वो क्या करेगा, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा ताकत से क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड वेसल्स को दबाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्टिवेट कर देगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगी। ठीक है, एल्डोस्टेरोन काउजेज रीएब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा Na+ सोडियम को एंड वाटर को, कि भाई बहुत ज़्यादा पानी को और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करो, क्योंकि इसने पानी नहीं पिया, इसका ब्लड प्रेशर गिर रहा था, इसलिए हमने ऐसी हरकत करी है। फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स के अंदर ऑफ द ट्यूब्यूल्स में, दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये भी क्या करेगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। ये भी भाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि भाई एंजियोटेंसिन ने इसको उठाया है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन बोलते हैं। एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया। अब ये क्या हो रहा है, जब भी ब्लड फ्लो जो है ना वो बढ़ जाता है, तुम्हारा ब्लड का बहना जब भी बढ़ जाएगा, तो आर्टरिया ऑफ द हार्ट का एक चैम्बर है जिसे हम बोलते हैं आर्टरिया, कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। क्या बोल रहा है कि जो आर्टरिया है वो रिलीज करने लगेगा एक फैक्टर को, जिसे हम बोलते हैं आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ANF कैन कॉज वसोडाइलेशन। वो क्या करेगा, जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स थी ना, जो तुम्हारे पाइप था जिसको तुमने दबा रखा था बहुत ज़्यादा जोर से, उसको क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, उसका मुंह बड़ा करेगा। ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये वही बोल रहा है कि उसको बड़ा कर देगा, एंड देयर बाय डिक्रीज, उसकी वजह से क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा द ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके ऊपर, रेनिन एंजियोटेंसिन के ऊपर, पूरी मैकेनिज्म के ऊपर ANF जाके क्या करेगा, एक्ट कर देगा। भाई समझ रहे हो, सारा का सारा ब्लड प्रेशर लो कर देगा, तो तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, और फिर तुम्हारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसमें, और अगर तुम अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारा कोई पढ़ने वाला दोस्त है तो उसको शेयर भी करो। मिलते हैं अपना एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
और हम पढ़ेंगे मिक्सचुरेशन कैसा होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।